है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर गए और आसमानी हो गए हैं। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी बन गए। जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जो अपने रक्त की आखिरी बूंद भी राष्ट्र सेवा को समर्पित करते हैं। उनके शौर्य, उनके पराक्रम और उनके देश के प्रति समर्पण के आगे हर कोई छोटा है। ये देश के असली नायक हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए 13 लोगों को संसद टीवी की श्रद्धांजलि। कहते हैं वीर कभी नहीं मरते, उनकी वीरता उन्हें अमर कर देती है। भारत का हर शहीद देश का नायक है और नायकों का सम्मान देश का कर्तव्य है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए सबसे पहले देखते हैं संसद से जुड़ी बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसान, रेल, 4G मोबाइल सेवा, खाद्य सुरक्षा योजनाएं, बच्चों के प्रति साइबर अपराध, 5G परीक्षण, लाइसेंस का आवंटन, इंटरनेट गेम्स, कॉटन यार्न की कीमतें और कंपनियों के बंद होने से जुड़े प्रश्न उठाए गए और संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित हो गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में मंगलवार को हुई चर्चा का जवाब दिया और कहा कि विधेयक से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन की उम्र को लेकर बनी दुविधा अब दूर हुई है। राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने के बाद लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 भी पारित कर दिया गया। इसके बाद नियम 193 के तहत लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर जो चर्चा हुई, इसमें सदस्यों ने ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के मिजाज को लेकर चिंता जताई। चर्चा पूरी न हो पाने के कारण ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। राज्यसभा में कई दिनों के अवरोध के बाद सुचारू रूप से प्रश्नकाल कल चला। प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता, शिक्षा, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और महिला विकास से संबंधित सवाल पूछे गए और संबंधित विभाग के मंत्री ने सवालों के जवाब दिए। सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2021 राज्यसभा से पारित। दोनों विधेयकों से महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मिलेगी सुरक्षा। प्रजनन केंद्रों के रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। उच्च सदन में गतिरोध के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष को मिल बैठकर 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया है और कहा है कि फैसला सामूहिक तौर पर लिया गया। लगातार हो रहे व्यवधान के मुद्दे को और उलझाने का काम किया गया है। और संसद की सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के अधिकारियों समेत 12 लोगों की भी मौत हुई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने दुख जताया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 44,000 करोड़ से ज्यादा की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में नौसेना गोदी में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रदान किया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रपति ने कहा कि नौसेना ने कोविड महामारी के दौरान नागरिकों की स्वदेश वापसी और तौकते तूफान के दौरान बचाव कार्यों में काफी अहम भूमिका निभाई है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में
कोई बदलाव नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दरें रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो रेट 3.35% बनी रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का उपचार निर्धारित कोविड केंद्रों में अलग आइसोलेशन वार्ड में किया जाए। साथ ही सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके संपर्कों के साथ साथ उभरते हॉटस्पॉट के सकारात्मक मामलों के नमूने प्रोटोकॉल के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसाकोम प्रयोगशालाओं को तुरंत दिए जाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। अब तक देश में 130 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। 24 घंटे में कोविड के 8,439 नए मामले सामने आए। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर माउजे ने वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें देने की घोषणा की गई है। माउजे लघु कथा, उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने 1983 में उपन्यास कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। और अब देश के चारों कोनों से राज्यों की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 201.16 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मांट में एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ का मथुरा का यह 18वां दौरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की योजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रचार के लिए विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए प्रदेश के 300 प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों और फिल्मों के माध्यम से सरकार का प्रचार किया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण भी किया जाएगा। उत्तर कश्मीर के शोपियां जिले के चेक चोलैंड क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के चांदीपुर में हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से सफल परीक्षण किया गया। इससे ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए हैं उनके घरों पर दस्तक दी गई। साथ ही सभी जिलों में रोको टोको अभियान चलाया गया ताकि कोरोना संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके। मध्य प्रदेश में 16 और 22 दिसंबर को दोबारा ये अभियान चलाया जाएगा। मेघालय सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद राज्यों में आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना, आरोग्य सेतु ऐप और व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक सरकारी आवासीय विद्यालय की 9 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। आवासीय स्कूल में 182 छात्राएं हैं। सभी छात्राओं और कर्मचारियों की कोविड जांच कराई गई है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बीच भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ब्राजील को पीछे छोड़ा है। करीब 15 साल बाद भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक अरब देशों को रसद की सप्लाई करने वाले 22 देशों में ब्राजील का 8.15% निर्यात पर कब्जा था, लेकिन भारत ने 8.25% बाजार पर कब्जा किया और पिछले 15 साल में पहली बार अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक बन गया है।
भारतीय मूल के भौतिकीविद अनिल मेनन को 9 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के भावी अभियानों के लिए चुना गया है। इसका ऐलान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से किया गया। 45 वर्षीय मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। आप नासा के फ्लाइट सर्जन के तौर पर काम कर चुके हैं और सोयूज मिशन में भी आप शामिल रहे हैं। अंतरिक्ष में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने और मानवता के लाभ के लिए काम करने के लिए 12,000 से अधिक आवेदनों में से 10 नए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यूक्रेन की सीमा पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वर्चुअल बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के सहयोगी देशों की ओर से यूक्रेन के इर्द गिर्द रूसी सेना तैनात किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब कड़े आर्थिक और दूसरे उपायों के रूप में देंगे। जर्मन संसद ने ओलाफ स्कॉल्स को देश का नया चांसलर चुन लिया है। वहां मौजूदा चांसलर एंजेला मर्केल का स्थान लेंगे। ओलाफ स्कॉल्स के नेतृत्व में 3 दल गठबंधन सरकार बनाएंगे। ओलाफ स्कॉल्स की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी ने 26 सितंबर को हुए चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी के साथ गठबंधन सरकार को लेकर 24 नवंबर को समझौता हुआ था। ओलाफ स्कॉल्स के चांसलर बनते ही 16 साल बाद एंजेला मर्केल की विदाई हो जाएगी। उनकी पार्टी मध्यम मार्गीय दक्षिणपंथी यूनियन ब्लॉक 16 वर्ष के शासन के बाद विपक्ष में बैठेगी। जनरल बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस पर उनकी नियुक्ति हुई थी। जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गलवार में 16 मार्च 1958 को हुआ था और उनके निधन के बाद पूरे देश में फिलहाल शोक की लहर है। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। रावत 16 दिसंबर 1978 में सेना के गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। इसके बाद सेना में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 3री कोर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमांड, सेना के उपाध्यक्ष शामिल हैं। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक देश के 27वें सेनाध्यक्ष वो रहे। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर उनकी नियुक्ति हुई थी। सेना में रहते हुए देश की विशेष सेवा के दौरान उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक समेत कई सम्मान मिले। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश शोकाकुल है, चाहे वह सेना प्रमुख की भूमिका में रहे हों या फिर देश के सीडीएस। उनका एक एक योगदान देश कभी नहीं भूल सकता। कश्मीर और आतंकवाद उनके लिए हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहा। जब वो सेना प्रमुख थे तब कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, जिसका फर्क आज आप वहां महसूस भी कर सकते हैं। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसे तो वो हमेशा बोलते थे, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से ठीक पहले उन्होंने हमें एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें वो सवाल जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, आइए वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे भी युवा हैं, तकरीबन 259 ये फिगर आई है, जिन्होंने जैकलाई बटालियन को ज्वाइन किया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कश्मीर का जो जवान है वो आतंकवाद की तरफ धकेला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर। वहाँ की ज़्यादा आवाम जो है नौकरी चाहती है, और नौकरी भी किस तरह की चाहती है, वो चाहते हैं कि मैं फ़ौज में तैनात हूँ। अभी भी कश्मीरी जो जवान है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी आर्मी है।
उसके बाद है बाकी पुलिस फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर की प्रॉब्लम है, जो कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो जाए, तो हम अपने माता पिता के साथ अपने इलाके में रह सकते हैं, बिकॉज जम्मू कश्मीर पुलिस वहीं तैनात रहती है। तो इस तरीके से वो रहने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, इससे साफ आपको जाहिर होता है कि कश्मीरी आवाम फ़ौज में आना चाहता है, फ़ौज से उसे कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब दिखलावा किया जा रहा है कि फ़ौज वहाँ पे इस तरह की दहशत करती है। आप अगर वहाँ पे अलग से अगर आवाम से बात करें तो वो सब यही चाहते हैं कि हम पे फ़ौज पर पूरा भरोसा है। तो वाकई में ये बहुत ही दुखद घटना जिससे के बाद पूरा देश स्तब्ध है और शोक में है। बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत समेत जो 13 लोगों की निधन हुआ है, पूरे देश में शोक की लहर है और हर कोई उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। ये चर्चा शुरू हुई थी लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी, लिहाजा ये चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक लोकसभा की कार्यसूची में आज शामिल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021, इन दोनों विधेयकों पर विचार होना है आज। और आज राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो राज्यसभा की कार्यसूची में देश के 6 औषधि शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से जुड़ा विधेयक आज शामिल है। अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के संस्थान शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा से विधेयकों को इस विधेयक को चूंकि मंजूरी मिल चुकी है, लिहाजा अब राज्यसभा में इस पर आज विचार होना है। इसके अलावा आज लोकसभा की रसायन और उर्वरक, महिला सशक्तिकरण, वित्त समिति, आवास और शहरी मामले विशेषाधिकार संबंधी जो समिति है उनकी बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होना है। तो ये तमाम सारी आज की गतिविधियां। और साथ ही साथ आपको बताएं कि राज्यसभा की याचिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक भी आज होना है संसदीय सौध में। और आज के दिन की बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। किसी भी समाज और देश के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। दुनिया का लगभग हर देश इस समस्या से ग्रस्त है। जानते हैं क्यों मनाया जाता है यह दिन और इस दिन को मनाने का उद्देश्य आखिर क्या है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को और कुल मिलाकर पूरे देश को खोखला कर रहा है। ये समाज और देश के विकास में बड़ी बाधा है। दुनिया का लगभग हर देश इस समस्या से ग्रसित है। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य रूप से मकसद भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को मनाते हुए सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। इस दिवस पर कई सम्मेलन और अभियान चलाए जाते हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार के संदर्भ में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। तो भ्रष्टाचार जिसको लेकर के जागरूकता पहले से अब बढ़ी है और ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रीति भी यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सामने आए और खुलकर बात करें और इसको जितना हो सके नज़रअंदाज करें, इससे दूर रहें। बिल्कुल, और इसीलिए भारत समेत जो तमाम देश हैं इसके खिलाफ मजबूत तंत्र खड़ा करने में, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लेने में आज सुधार की तरफ बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले बड़े कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद
आप 10 बजे संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज, और ठीक 11 बजे से आप संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं संसद टीवी पर। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे देखिए कैबिनेट के पूरे हफ्ते लिए गए बड़े फैसले और बड़ी बैठकें, कैबिनेट दिस वीक में। रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर आप संसद टीवी पर देख सकते हैं, और रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट। रात 9 बजे देखिए इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र। 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हाउस हाइलाइट्स, और रात 10:30 बजे सदन दिन भर संसद की दिन भर की कार्यवाही पर आधारित कार्यक्रम। इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे आज का इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज की जो तारीख है उसके नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है। 9 दिसंबर वर्ष 1825 में राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक भी माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में विद्रोही सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर वर्ष 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर वर्ष 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थाएं और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं। कि 9 दिसंबर की तारीख का इतिहास हमने जाना, और आज के दिन से जुड़े इतिहास की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र के नाम से हमारा एक विशेष कार्यक्रम भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर ही केंद्रित है। बिल्कुल, संसद टीवी के अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आज बात होगी दूसरी सदी के महान संस्कृत कवि जयदेव और उनकी अनुपम रचना गीत गोविंद की। इस कार्यक्रम के एंकर डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ आइए देखते हैं इस कड़ी से जुड़ी एक छोटी सी झलक। जयदेव जी गीत गोविंदम लिख रहे थे और अंत की तरफ जा रहे थे। राधिका जी का मान भंजन के लिए जब वो नहीं मान रहे थे तो उनका चरण कमल अपनी सिर पे जब लगाए थे तो उनका एक तो भक्ति है भगवान के प्रति,
लेकिन एक मन में वो भी है जब मैं कैसे लिखूं इस चीज़ को, जिनके चरण पाने के लिए सब युगों युगों तक तपस्या करते हैं, इतना योनि को क्रॉस करके इस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, तो उनकी राधिका जी का चरण वो कैसे अपने सिर पे ले। स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्। देहि पदपल्लवमुदारम्। देहि पदपल्लवमुदारम्। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए जयदेव और गीत गोविंद, गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। तो आज रात 9 बजे सनसेट टीवी पर आप ज़रूर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम इतिहास। और इसी के साथ आप समय आपसे विदा लेने का है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गुलमर्ग में हुए सैन्य अभ्यास की तस्वीरों के साथ।